नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, रांची से बड़ी खबर है जहां पर आरएसएस दफ्तर में हुए हमले को लेकर के बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से कि आईएसआई कनेक्शन इन आरोपियों का है। बता दें कि लखनऊ में स्लीपर सेल से आरोपी मिले थे। स्लीपर सेल से 1.5 लाख में डील हुई थी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अब स्लीपर सेल की तलाश तेज कर दी गई है। 16 जून की रात यह हमला हुआ था, जहां दोनों स्लीपर सेल की तस्वीर सामने आई। आईएसआई के दोनों स्लीपर सेल की तस्वीर सामने आई। किराए की टैक्सी में 2 आरोपी आए थे। टैक्सी में अमन अंसारी और सैफ पहुंचा था। दोनों के हाथों में पेट्रोल बम दिखा। टैक्सी में तीसरा आरोपी भी बैठा था। टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी में ही था। रांची रेलवे स्टेशन का भी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। हमले से पहले स्टेशन पर दोनों मौजूद थे। हमले के बाद का भी सीसीटीवी फुटेज मिला है। ट्रेन में अमन और सैफ दोनों बैठते दिखाई दे रहे हैं। हमले के बाद लखनऊ जाने की बात कही जा रही है और लखनऊ में स्लीपर सेल से आरोपी मिले थे। लखनऊ में आईएसआई एजेंट से मिलने की बात कही जा रही है। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की गई है। कुछ रांची रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हमले के बाद का भी सीसीटीवी फुटेज है, हमले के पहले का भी सीसीटीवी फुटेज है। और बताया जा रहा है कि हमले के बाद से जो आरोपी थे वो लखनऊ पहुंचे और यहां स्लीपर सेल से इन आरोपियों की मुलाकात हुई थी। लखनऊ में आईएसआई एजेंट से ये दोनों मिलने के लिए गए हुए थे। तो देखिए, जो 2 आरोपी हैं वो भी दिखाई दे रहा है। एक शख्स कार के अंदर बैठा है, जो कार का ड्राइवर है वो भी कार के अंदर ही मौजूद है। तो ये हमले के पहले और बाद दोनों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 जून की रात हमले का एक वीडियो भी देखिए। दूसरी तरफ आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया था और रेलवे स्टेशन के आसपास इनकी चहलकदमी भी देखने को मिली थी। तो आरोपियों का आईएसआई कनेक्शन का दावा हुआ है और इससे पहले भी लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स से नेटवर्क के कनेक्शन की बात कही जा रही थी। कई बड़े खुलासे भी पूछताछ में किए जाते रहे और अब जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तो एक लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है स्लीपर सेल के तौर पर भारत में काम कर रहा है और इसमें बाकी कई और राज्यों में भी जो दबिश है वो देखने को मिली है। तो देखिए, चाहे वो एटीएस की बात करें, बाकी जो टीमें लगी हुई इस पूरे मामले की जांच और छानबीन में, वो पूरी कोशिश करें कि कैसे एक एक तार को खंगाला जाए, एक एक जो किरदार हैं इस पूरी घटनाक्रम के उनसे जुड़ा जाए। हमारे साथ शंकर आनंद न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। शंकर, कई सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ आरोपियों का आईएसआई कनेक्शन, इसको कैसे देखा जाए, क्या कुछ हुआ है? निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से झारखंड में हुई इस मामले को लेकर जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अब लखनऊ से भी इस मामले में एक कनेक्शन जुड़ा है और जिस तरह से इस मामले में कुछ नई जानकारी मिली है उसी के आधार पर अब इस मामले में उत्तर प्रदेश से जो कनेक्शन मिला है और खास तौर पर जिस तरह से एक आरोपी का कनेक्शन यहाँ पे मिला है, उससे भी अब आगे इस मामले में पूछताछ की जाएगी, उससे तमाम जानकारियां निकाली जाएगी और कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और नई जानकारी निकल के सामने आ सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो क्या उसके मंसूबे रहे हैं, किस तरह से इस मामले में अभी पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से वहां पर झारखंड का मामला आया और खासकर जिस तरह से रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में हथियार लाने और पंजाब से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन निकल के आया, अमन अंसारी का निकल के कनेक्शन आया था, उसी के बाद रांची के बाद दूसरा टारगेट जो है लखनऊ में था। तो लखनऊ में किस तरह से इस मामले में आगे टारगेट था, लखनऊ से जुड़ा क्या कनेक्शन था, इस मामले को भी जांच एजेंसी अभी की नजर है। खास तौर पर जो मुख्य एजेंसी आईबी की भी नजर है इस मामले में और झारखंड पुलिस लगातार तमाम इनपुट्स को भी झारखंड पुलिस दूसरे केंद्र एजेंसी से भी साझा कर रही है। और लखनऊ से जो कनेक्शन मिले हैं, हालांकि हमला जो है भले ही 16 जून को हुआ था, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। पुलिस में जिस तरह से आरोपी अमन अंसारी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स में के साथ में उसके कनेक्शन के जो जानकारी दी है, तो पाकिस्तानी हैंडलर्स किस तरह से झारखंड और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर लखनऊ से जुड़ा जो कनेक्शन है उसको ये इस मामले पे जोड़ करके देखा जा रहा है। साल 2026 के ईद के मौके पर वह जब मुंबई से लोहरदगा लौटा था अंसारी, तो उस वक्त में किन किन लोगों के साथ मिला और खास तौर पर अहमद अली नाम के जो एक शख्स है उसका जो फोन नंबर जिस तरह से 2 लोगों ने दिया और उसमें
अभी राजपूत उर्फ राणा और शहजाद उर्फ शहजाद आलम उर्फ भट्टी, इसका जो कनेक्शन निकल के सामने आया है, इस मामले में भी पूछताछ का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में सूत्र बताते हैं कि आविश राजपूत उर्फ राणा जी और शहजाद उर्फ शहनवाज आलम उर्फ भट्टी ने इस पूरे हमले को करने को कहा था, उसके बदले में पैसे भी देने की बात कही थी। और अमन ने इस मामले में भी बताया है कि 5 मई को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि झारखंड में कुछ बड़ा करना है, 2-3 लड़के का इंतजाम कर पंजाब जाना होगा, हथियार लाना होगा। और इस मामले में अमन ने पूछा था कि मुझे क्या मिलेगा, तो जवाब आया था उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। तो लालच में अमन ने जिस तरह से इस मामले को तैयार किया गया था, एक तरह से कह सकते हैं कि कई लोगों को इस पूरे नेटवर्क में जोड़ने का प्लान किया गया था। और उसी का ये असर है कि झारखंड में जिस तरह से आरएसएस के दफ्तर पे हमला हुआ, इस मामले पर कई और भी नए इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं और कई राज्यों की पुलिस भी इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है। और इन तमाम इनपुट्स को जोड़ करके आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पे झारखंड पुलिस और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसीज है, वो इस मामले को लेकर बेहद फूंकते हुए और कहा जा सकता है बेहद सतर्कता से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है, बेहतर काम कर रही है। और इस मामले से जुड़े हुए जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज की बात हो, उसके साथ में तमाम इनपुट्स को भी साझा कर रही है, जिसके तहत इन तमाम मामलों पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाते हुए विस्तार से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी, जो आईएसआई एजेंट लखनऊ में होने की बात है, क्या वैसे स्लीपर सेल और भी कई राज्यों में होंगे, नेटवर्क होगा, कुछ वहां तक भी पहुंचने की कोशिश हो रही है? देखिए, इस मामले में लखनऊ से जो कनेक्शन था वो सामने आ चुका है। इसके साथ ही पंजाब का जो कनेक्शन है वो भी निकल के आया है। जिस तरह से 5 मई को राणा ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि झारखंड में कुछ बड़ा होना है और 2-3 लड़के इंतजाम करो, पंजाब जाना होगा, यानी कि पंजाब में भी उसके स्पेशल सेल स्पेशल जो गुर्गे हैं वो वहां पे थे। और इसके साथ साथ तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन साफ तौर पे जुड़ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर स्लीपर सेल कौन थे, कौन वो गुर्गा है जो वहां पे रह करके इस पूरे ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहा है। और इस मामले में आरोपी ने इस बात को भी कबूला है कि अमन ने ट्रेन पकड़ा और पहुंच गया दिल्ली। यानी कि अब देखिए, दिल्ली का जो कनेक्शन है ये भी निकल के सामने आया। फिर यहाँ से बस पकड़ करके वो अमृतसर पहुंचता है, वहाँ एक होटल में रहता है और वहाँ पे अपने 2 दोस्तों को भी प्लान के बारे में बताया और दोस्त भी पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए, यहाँ पे 4 राज्यों का सीधे तौर पर कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और इस मामले में जिस तरह से अमन को पंजाब में एक जगह वहां पे ले जा करके वहां पे लेके जाते हैं, वहां हथियार मिलने की बात वहां होती है, हथियार वहां पर देने की बात होती है। और 11 जून को अमन वहां पहुंच जाता है और तब राणा को वो फोन आया और राणा ने कहा कि हथियार के इंतजाम फिलहाल अभी नहीं हो पाया है, तुम वहां से वापस चले जाओ। जिसके बाद 12 जून को ही अमन पंजाब से बस पकड़ के दिल्ली पहुंचता है और फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ करके उल्लू हर जगह पहुंच जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस साफ तौर पे बताता है कि उस वक्त में अगर हथियार उसे वहां से उपलब्ध करा दिया जाता, पंजाब में अगर उपलब्ध हो जाता, तो आज के तारीख में कुछ और बड़े तो वारदात को अंजाम वो आसानी से दे सकता था। लेकिन एक महज इत्तेफाक कहिए, उस वक्त में उन आरोपियों को हथियार वहां पंजाब में उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो कनेक्शन है, कई राज्यों से जुड़ा जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से 12 जून की रात को आवेश राणा और शहजाद उर्फ शहनवाज आलम उर्फ भट्टी, चलिए बिल्कुल, तो कई किरदार और जगह सामने आए निकलकर। शंकर बने रही हमारे साथ, ओम प्रकाश भी हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, रांची से आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, यहाँ पर एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची पुलिस के द्वारा जो भी अब तक इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एटीएस के हवाले किए गए हैं। खासतौर से बात करें तो इसमें शहजाद आलम उर्फ भट्टी, जो कि पाकिस्तान का हैंडलर था, उसी के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई थी। इस बात का खुलासा जो है वो किया गया है। अमन का जो बयान आया था, अमन अंसारी का, और साथ में अगर कहे तो सैफ अंसारी की तरफ से भी जो बयान पुलिस के समक्ष दिए गए हैं, उसके अनुसार इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो था वो शहजाद आलम उर्फ भट्टी था, जो कि इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। इन तीनों को 50-50 हजार रुपए भी देने की बात कही गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में मात्र 10,000 रुपए ही दिए गए थे, जिसके माध्यम से ये यहाँ पर घटना को कारित करने का भी प्रयास कर रहे थे। खासतौर से अगर बात करें तो यहाँ से इन्हें
कानपुर जाना था और फिर वहां से लखनऊ, ताकि वहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। तो कहा जा सकता है जो आरएसएस कार्यालय था वो एक ट्रायल फेज था, क्योंकि पंजाब में जो हथियार मिलने थे इन्हें वो हथियार नहीं मिला, इसके एवज में उन्हें गांजा दिया गया था ताकि वो गांजे से भी कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो नशे के साथ साथ हथियारों की पैडलिंग भी योजना थी। तो इसके साथ ही अगर कहे तो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी ताकि पूरे देश को दहलाया जा सके। आरएसएस कार्यालय को पर पेट्रोल पंप फेंकने का मकसद था, आरएसएस कार्यालय को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देना और वहां पर बड़ी क्षति पहुंचाना। लेकिन कहा जाए तो इन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, जिस वजह से ये अपने जो मंसूबे हैं, जो नापाक मंसूबे थे, उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन पूरी तरह से इनका जो साजिश रची गई थी उसमें आरएसएस कार्यालय को पूरी तरह से जलाकर राख करने की योजना थी और इसमें ये नाकाम जरूर हुए। लेकिन इनका अगला टारगेट लखनऊ था। अब वहां पर कानपुर इन्हें पहुंचना था ट्रेन के माध्यम से, लखनऊ जाना था। तो दूसरी अगर कहा जाए तो पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, जिस वजह से ये अपने दूसरी साजिश को अंजाम देने में पूरी तरह से विफल हुए। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए तो जो लोहरदगा का एरिया है वहां से कई बार इस तरह की जो स्लीपर सेल कवायद है उसकी चीजें सामने आती रही हैं। वहां से कई जो स्लीपर सेल हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन ये पहली बार है कि झारखंड में इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले झारखंड में स्लीपर सेल तो मिलते थे लेकिन कोई भी आतंकी घटनाएं जो हैं वो नहीं घटा करती थी। पहली बार है कि किसी आतंकी साजिश को झारखंड की धरती पर भी अंजाम तक पहुंचाया गया। तो फिलहाल पुलिस के साथ साथ अब एटीएस और अब एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस अपडेट के लिए। शंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आरा एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब भरत तिवारी के पिता पर भी अब केस दर्ज किया गया है। खबर है कि पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है, हथियार लहराने का भी आरोप है इनके ऊपर। सड़क जाम को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। कई नामजद और अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत हुई थी। पुलिस पर सरेंडर के बाद भी गोली मारने का आरोप लोगों ने लगाया। मामले को लेकर बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से लोग कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार। के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर के पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। बताते चले कि जहां भरत तिवारी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आवेदन थाने में दिया है, वहीं भोजपुर पुलिस के द्वारा भी इस मामले को लेकर के 3 एफआईआर शाहपुर थाने में दर्ज कराए गए हैं। शाहपुर के तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बयान पर दर्ज 3 प्राथमिकी में पहली प्राथमिकी जो है हथियार लहराने को लेकर के है और उसमें जो पीड़ित भरत तिवारी के परिजन हैं उनके पिता काशीनाथ तिवारी और जो छोटे भाई चंदन तिवारी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावे रोडेबाजी करने, सड़क जाम करने को लेकर दूसरा एफआईआर एवं सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर के, यानी कुल 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। और उसको लेकर के एक बार फिर से इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां परिजन लगातार पुलिस पर जानबूझ करके भरत तिवारी को मारने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो काफी गुस्से में, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई है, कहीं न कहीं से बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वहीं इस मामले में अब दर्ज 3 एफआईआर के बाद से फिर एक बार मामला सुर्खियों में आ गया है और पुलिस के द्वारा 3 एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कि सड़क जाम करने को लेकर के बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 3 एफआईआर के बाद एक बार फिर से इसको लेकर के कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दर्ज कराए गए 3 एफआईआर के अनुसंधान में क्या बातें सामने आती है और पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और देखिए, खबर अब मधुबनी से है, जहां पर राजस्व कर्मचारी पर हमले की कोशिश की गई थी
और इस मामले में अब एक्शन देखने को मिला है। खबर है कि बिस्फी अंचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी पर जानलेवा हमले के प्रयास मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेनीपट्टी डीएसपी के नेतृत्व में बिस्फी थाना पुलिस ने छापेमारी कर नीलेश कुमार अग्रवाल समेत 4 लोगों को दबोचा है। आरोपी के राजस्व कर्मचारी विजय कुमार से विवाद के दौरान ये प्रयास किया गया, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। घटना में घायल कर्मचारी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक 4 पहिया वाहन, एक मोबाइल, एक एयर पिस्टल, एक एयर राइफल, एक लाइसेंसी राइफल और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 24 घंटे के अंदर ये चारों व्यक्ति, एक नीलेश कुमार अग्रवाल, बाकी उनके 3 जो एज ए रेंटेड बॉडीगार्ड हायर किए हुए थे, जो वहाँ पर जो हमारे सरकारी कर्मी हैं उसको धमकाने में शामिल थे, तो वो तीनों को आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पूरा इस प्रकार है: नीलेश कुमार अग्रवाल, दूसरा है संतोष कुमार सिंह, तीसरा है शिवेश कुमार, चौथा है आदर्श कुमार। और देखिए, इस बीच एक मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों ने एक व्यक्ति को उसके घर पर चढ़कर गोली मार दी थी। आरोप है कि पट्टीदारों ने जमीन विवाद और पूर्व की हत्या में गवाही को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें अजीत कुमार राय को 4 गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल अजीत कुमार ने अस्पताल में बताया कि परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आज इसी मामले में सीओ के सामने सुनवाई होनी थी, लेकिन इसके पहले ही बीती रात विरोधी पक्ष के लोग देर रात घर पर पहुंचे और जानलेवा हमला कर दिया। 3 गोली लगा था, हमको पता नहीं चला कि गोली लगा हुआ, हमको गोली मार रहा। चौथा गोली मारा ना, जब हम उठ के भागना चाहे, देखे कि हमारा खून पूरा भीज गया, गंजी में लगा हुआ, तो उठ के भागना चाहे हम, तब गिर गया। हमारा जो वेलन दुगरा से अभिषेक कुमार, बिट्टू कुमार मारला से हमरा धकेल देने। उतना पर हम कहली बउआ बउआ हो कथी करे तू अला हो बउआ, तो तू हटबे कि तोरो धके वहीं में मार देबू। आ चला देलन, मना फायरिंग करे लगलन। उतने पर हुनकर अजय राय, विजय राय, संजय राय, दिनेश राय, रंजीत राय सब आके लगभग के हमरा घीचा तीरी करे लगलन। उतने पर हमार देवर जेठानी सब घर में से अंदर रहन, सब अलन ताले उ सब भागलन। हम अपना पति के हंसो के लेके तो 7 साल पहले हमरा भैंसुर के मार दिले। वो आदमी रहे काहे मारा था, किस बात को लेकर? आगे से जमीन के विवाद सब चल। हाँ, जमीन के चलते भैंसुर के। हाँ, एक गनशॉट पेशेंट आए थे मीनापुर से, रात को 11 बजे गोली लगी है इनको, हमारे पास आए हैं और इनके अनुसार 4 गोली मारा गया है, बट 1 गोली फंसी हुई है हाथ में और हाथ की हड्डी भी टूटी हुई है। हालत गंभीर है, ब्लीडिंग हुआ है। इसका इलाज हम लोग कर रहे हैं और ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है पेशेंट, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा, गोली निकालना पड़ेगा और हड्डी का भी इलाज करना पड़ेगा। और देखिए, सीएम सम्राट ने बड़ी बैठक बुलाई है। मुहर्रम को देखते हुए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसके साथ साथ डीजीपी, मुख्य सचिव और बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। गृह विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी डीएमएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम सम्राट चौधरी के साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, मुहर्रम में विधि व्यवस्था कैसी बनी रहे, इसको लेकर के बैठक सम्राट चौधरी करने वाले हैं, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक 11 बजे करीब शुरू हुई थी बैठक, और इस बैठक में तमाम जो बिहार के जो सरकार के जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी मौजूद हैं, मुख्य सचिव के साथ जो अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और खास तौर पर मुहर्रम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर करके यह बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई थी। और खास तौर पर क्योंकि कोई घटना न घटे, बड़ी संख्या में मुहर्रम पर्व में लोग शामिल होते हैं पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में, तो हर जिले के जो डीएमएसपी हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और कई निर्देश भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिहार में दुरुस्त रहे, वो बनी रहे।
इसको लेकर के बैठक बुलाई गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो शैलेंद्र बता रहे थे कि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी टीएमएसपी के साथ जुड़े थे और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।